हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिट फर्स्ट का पार्ट फोर्थ, जिसमें हम क्या समझेंगे, जिसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने एक इंट्रोडक्शन अपने पहले वीडियो में पढ़ा था और उसके कुछ सेलिएंट फीचर। तो पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ कि व्हाट इज अबाउट राइट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर। तो वो चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले वीडियो में कवर किया है, वो जो मैटर था वहां से आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम इसके सेलिएंट फीचर की बात करेंगे, ठीक है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इट्स मोस्ट फंडामेंटल फीचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो मेरे बोल सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, वो सबसे पहला फीचर क्या है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रीएम्बल इसके अंदर का फीचर हो गया। फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसके अंदर आता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ एंड लिबरल डेमोक्रेसी। तो एक एक करके हम इसको सबको कवर करेंगे। तो ये सारे मेरे क्या होते हैं, मेरे बेसिक स्ट्रक्चर है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके कुछ सेलिएंट फीचर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या सेलिएंट फीचर्स है। वो सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे ज्यादा लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज बिकॉज not only the essential rights are given under it, but detailed administrative instructions are also given under it. Our constitution has given the place to various organizations like civil services under article 308 and 323. अब ये इतना ज़्यादा लेंदी है, इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एसेंशियल राइट्स की तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके साथ ही साथ इसमें कुछ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। और इसके अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी जगह दी गई है, जैसे कि सिविल सर्विसेज जो है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 308 से 323, ठीक है। फिर है वन ऑफ द अदर रीजन व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सो ह्यूज इज बिकॉज देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंटायर इंडिया. India is a huge country and it needed detailed rules to be applied to various parts of the state. Due to this, a massive constitution is made. तो जैसे हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है मेरी इंटायर इंडिया के लिए। और इंडिया क्योंकि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ह्यूज कंट्री है, इसी वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, इसीलिए जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैसिव है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है मेरी इंडिया का अगर हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करें, ठीक है। फिर है मेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे सोर्सेज को इंक्लूड करके, बहुत सारे सोर्सेज से रिसर्च करके तब बनाया गया है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुक द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो डिविजन्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज से लिए गए हैं। और जो मेन जो बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कहाँ से बनाया गया है, मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है आप कौन कौन से सोर्सेज हैं जो जिससे मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिससे बताया मैंने कि बहुत सारी कंट्रीज से लेकर बनाया गया है। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, फिर वो सारे सोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूएसए से यहाँ पर इन लोगों ने रेफरेंस लिया है। इसमें चीज़ें आ गई कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जितनी चीज़ें इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, इनके जो सोर्सेज से मेंशन थी, तो यूएसए उसमें एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा है मेरा यूनाइटेड किंगडम। तो यूके का भी यहाँ पर नाम आ जाता है, जिसमें सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड प्रीरोगेटिव रिट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स कहाँ से लिए गए हैं या फिर इनका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। उसी के साथ साथ कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीज़ें ली गई हैं, जो कि है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, जो हम लोग अभी आगे समझेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो ये जो पार्ट्स हैं मेरे कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, इनका रेफरेंस लिया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ से मेरी कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 तरह की लिस्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ये चीज़ वहाँ से ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन से 2 हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड।
उसके बाद है यूएसएसआर, तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का। तो इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, और चाहो तो ये जो जगहें हैं इनका नाम याद रख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लाइक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी जो प्रोविजंस थे वो मेरे जर्मनी के पार्ट से लिए गए हैं। फ्रांस से रिपब्लिक वाला पार्ट लिया गया है, और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे मेरे, जहां से अलग अलग चीजें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ली गई हैं। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। अमेंडमेंट का मतलब मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई चेंज करना है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने भी बनाया है, जो उसके मेकर्स हैं, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने राइट दिया है, लोगों को ये हक दिया है कि वो वोट कर सकते हैं। हर एक सिटीजन वोट कर सकता है अगर वो इंडिया का है, हु वॉज अबव 21 ईयर्स। लेकिन अभी क्या था, अभी एज क्या हो गई है, 18 ईयर्स हो गई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने ये राइट दे रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग राइट टू वोट भी बोलते हैं। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन होगा उसके पास ये हक होगा कि वो 18 साल जब हो जाए, 18 साल या 18 साल से ज्यादा, तो वो वोट दे सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन वही हम लोग बात करें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वहां पर राइट टू वोट करने में, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन को वोट करना है तो वो काफी बड़ा जो ईयर बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा ईयर वहां पर रखा गया है वोट के लिए। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। दिस मीन्स दैट एनीवन हु टेक्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री विल ऑटोमेटिकली लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये याद रखना। And there are various benefits which citizen can enjoy by simply being a citizen. Right to vote, get elected to posts like president, member of parliament are all only available for the citizen of India. तो इसके अंदर क्या है, देखो, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एक सिटीजनशिप, मतलब या तो तुम इंडिया की सिटीजनशिप ले लो या फिर कहीं और की ले लो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास इंडिया की भी सिटीजनशिप हो और कहीं और की भी हो। ये प्रोविजन कहीं और की मतलब किसी और कंट्री की नहीं हो सकती है। अगर तुमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप से क्या हो जाएगी, अपने आप से लूज हो जाएगी। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें राइट टू वोट है, तुम्हारे पास हक है वोट करने का। उसके साथ साथ तुम बहुत सारी पोस्ट में इलेक्शन में भी भाग ले सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट का बन सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। तो ये जो सारी राइट्स हैं ये मेरे सिटीजन ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। फिर आता है मेरा फ्री जुडिशरी। So the judiciary is free to give decisions and is not dependent on the government in India. An independent judiciary is very much needed in a democracy. It protects its citizens from the arbitrary acts of government. There are various fundamental rights which are given under the Constitution. The judiciary has to enforce these fundamental rights using its power under Article 32 and 13. देखो, इसका क्या मतलब है कि जो जुडिशरी है, अब जुडिशरी ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हर लेवल पे पढ़ेंगे कि जुडिशरी पावर क्या होती है वो समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लो कि जुडिशरी एक, समझ सकते हो, एक गवर्नमेंट का एक पार्ट अभी के लिए समझ लो, जो क्या है, जो कि जिसका काम होता है कि लोगों को डिसीजंस प्रोवाइड करना, या फिर बहुत सारी पावर होती हैं लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फ्री जुडिशरी है। फ्री जुडिशरी का मतलब है कि जो भी डिसीजन मेरा जुडिशरी लेगा वो क्या होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तभी यहाँ पर फ्री का वर्ड लिया गया है, ठीक। और इनके पास क्या होता है, इनके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए हुए हैं। तो जुडिशरी का जो काम होता है वो होता है कि इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना, मतलब जबरदस्ती लोगों को समझाना कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम लोग आगे वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। और ये जो पावर है ये कहाँ डिस्क्राइब है, ये डिस्क्राइब है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 एंड 13 में, ठीक। फिर आता है मेरा क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। Quasi federal क्या है? Quasi federal means it seems to be federal but it is not completely federal as it is having some serious tilt towards the central government. In the times of emergency the central government is having much more power than the state government. देखो, quasi federal constitution का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वासी का मतलब होता है कोई चीज जो कि बोल सकते हो कि पूरी तरह से नहीं है,
ठीक है, पूरी तरीके से ना होने का मतलब है कि ये फेडरल तो है लेकिन ये क्वासी फेडरल है, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है। इसका जो टिल्ट है, इसका जो झुकाव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ है। तो जैसे पता है कि 2 गवर्नमेंट थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी के टाइम पे, जो हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन भी आगे पढ़ेंगे, सारा चीज इसी यूनिट में कवर है, तो किसी चीज की टेंशन नहीं लेना। तो अगर इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा कि जो मेरा पावर होगी वो सबसे ज्यादा किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि जो झुकाव है या फिर जो टिल्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। यही है मेरा क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फेडरल तो है लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है। फिर आता है मेरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया अडॉप्टेड इट बिकॉज शी was experienced in following this form of government. This is often called a Westminster form of government. In this type of government, the executive is responsible and answerable to the legislature through various methods and forms. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें पता ही है कि पार्लियामेंट के फॉर्म में गवर्नमेंट चलेगी, और ये जो पार्ट था गवर्नेंस का, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, ये मेरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वहां से ये चीज ली गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि इस गवर्नमेंट के हिसाब से, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इस गवर्नमेंट के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर हो गया, तो जो एग्जीक्यूटिव था वो रिस्पॉन्सिबल था और वो आंसरेबल था लेजिस्लेटर को। ठीक है, तो समझ लो अभी कोई एग्जीक्यूटिव है जो कि लायबल होगा किससे, लेजिस्लेटर से। ठीक, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही है। फिर है मेरा a mixture of rigidity and flexibility. So under the constitution it is seen that there are many provisions which can be amended by a simple majority in the parliament, and on the same time there are various provisions under the article 368 which needs a special majority, especially the matters which are affecting the policies of the state government. देखो इसका क्या मतलब है कि एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल भी है लेकिन कहीं कहीं पर रिजिड है, टफ है। देखो कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि क्या है, जो कि सिंपली हम लोग अमेंड कर सकते हैं। अमेंड का मतलब मैंने बताया था, अमेंडेड मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। मतलब पार्लियामेंट में अगर हमें सिंपल मेजोरिटी मिल गई, हमने क्या किया, हमने एक्ट या फिर बोल सकते हो एक हमने बिल डाला, उस बिल में हमने क्या किया, उस बिल में हमने बोला कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अमेंड करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, अगर हमें उनकी सिंपल मेजोरिटी मिल गई, अभी सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर हमें सिंपल मेजोरिटी मिली है पार्लियामेंट में, तो जो प्रोविजंस हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज किए जा सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, आर्टिकल 368 में जो बताया गया है, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और ऐसे बहुत से मैटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेट करते हैं, ऐसे सभी जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो एक तरीके से कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ प्रोविजंस में, और दूसरी तरफ कुछ रिजिडिटी भी है, कुछ को स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। फिर आता है मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फीचर में अभी इसको समझ लो। देयर आर सम प्रिंसिपल विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 36 to 51. These principles are providing a guideline to the state to create policies which are essential for the welfare of the people. Although these principles are not justifiable in the court, then also the state has created various laws due to which some of these principles are constitutional right now. The biggest example of this is right to education under Article 21A. Before this was a part of directive principle, but now there is a law made and added in fundamental rights to make it justiciable right. देखो इसका क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि किसी को डायरेक्शन देना, किसी को कुछ प्रिंसिपल के फॉर्म में डायरेक्शन देना स्टेट को। तो स्टेट को जब कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स कहाँ पर है, ये प्रिंसिपल मेरी डिस्क्राइब की गई हैं आर्टिकल 36 से 51 में। ठीक है, तो ऐसी प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइन करती हैं या फिर जो डायरेक्ट करती हैं मेरे स्टेट्स को, जो भी स्टेट होंगी उनको क्या करती है कि उनको पॉलिसीज क्रिएट करने पे मजबूर करती है, या फिर बोल सकते हो कि उनको कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है कि उनको पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसीज क्यों बनानी है, ताकि जो वेलफेयर है पीपल का वो हो सके, जो वहां पर लोग रहते हैं उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है, ऑल्दो ये कोर्ट में नहीं है, ऐसे कोर्ट में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह अब मानी जाती है। और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया भी गया है, जो कि क्या है, वो जो एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब देखना कि वहां पर राइट टू एजुकेशन भी एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A में बताया गया है।
तो पहले क्या था, पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे था स्टेट्स को कि स्टेट को अपनी ऐसी पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए जिससे जो लोग हैं उनके पास ये राइट रहे कि वो एजुकेट हो पाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये एक लॉ बना दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया है कि फंडामेंटल राइट बन गया है कि राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही है कि स्टेट को डायरेक्ट करना कि वो पॉलिसीज बनाए ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। फिर आता है मेरा फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल भी यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग जब वहाँ पढ़ेंगे तब ये आर्टिकल याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल 12 से 35 के अंदर फंडामेंटल राइट है। दे आर यूनिवर्सल राइट विच आर गिवन टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो होते हैं ये यूनिवर्सल राइट होते हैं, मतलब हर एक पर्सन जो कि इंडिया से बिलोंग कर रहा है या फिर वो इंडिया का सिटीजन है उसके पास ये राइट है। Article 15, 16, 19, 29, 30 are available for all citizens of India. Article 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28, 25 to 28 are given to everyone who is living in this country except to the citizen of enemy country. तो 15, 16, 19 जो भी यहाँ पर आर्टिकल बताए गए हैं वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं, और जो नीचे वाले आर्टिकल हैं वो भी सभी लोगों के लिए हैं जो इस कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट है यहाँ पर कि वो सब कंट्री जो कि इंडिया की एनिमीज हैं वहाँ के जो सिटीजन होंगे वो राइट्स इनके रहेंगे। ठीक है, फिर आता है मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जब हम लोग पढ़ेंगे, सो दीज ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर there was a need felt for these duties. Taking inspiration from USSR, the government of India added 11 fundamental duties under Article 51A in the Constitution. They were added as a part of 42nd Constitutional Amendment in the year 1976. There was a need felt by the state that the citizen of India must follow these principles to show respect to our nation. देखो फंडामेंटल राइट्स क्या थे कि जो मेरे सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे उनके जो बोल सकते हो कि उनका जो हक है या फिर उनके जो राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि जो मेरे सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास उनका बेसिकली बोल सकते हो कि उनकी क्या ड्यूटी होती है, क्या उनकी ड्यूटी है इस पर्टिकुलर नेशन के प्रति, वो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, लेकिन 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई और वहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इंक्लूड करनी चाहिए ताकि जो सिटीजन है मेरे इंडिया के वो अपना अफेक्शन शो कर सके या फिर अपना रिस्पेक्ट शो कर सके अपनी नेशन की तरफ। ठीक, तो ये सारे मेरे फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। जैसे फिर से बता दूं एक बार शॉर्ट में, सबसे पहला लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा बड़ा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे इंडिया का। दूसरा है बहुत सारे सोर्सेज से मिलके बना है, यूएसए, यूके, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर एक सिटीजन को वोट देने का हक है अगर वो 18 साल से ज़्यादा है या 18 का है। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक ही सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। फिर फ्री जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को क्या है, फ्रीडम है अपने डिसीजंस को देने की। क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आता है मेरा प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे यूनिट का। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो प्रीएम्बल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं प्रीएम्बल है क्या। A preamble is an introductory statement in a document that explain the document philosophy and objective। देखो प्रीएम्बल क्या है कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, मतलब समझ लो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर प्रीएम्बल बताया गया है, जो कि क्या है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है। अभी के लिए समझ लो प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जो प्रीएम्बल है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें समझाया गया है, या फिर प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन से अगर रिलेट करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भी इसके फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स का मतलब क्या है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है या फिर इसको बनाने में हेल्प करी है, जो भी मेकर्स हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उनका इंटेंशन क्या था, उनका बेसिकली बोल सकते हो कि उनके दिमाग में क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो जो भी हिस्ट्री थी वो प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी। इसके जो फ्रेमर्स थे उनका इंटेंशन क्या था इसको बनाने का, वो इसके अंदर मिलेगा। और जो भी प्रिंसिपल्स या फिर जो वैल्यूज है मेरे नेशन की, इंडिया की, वो मेरे प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी।
ठीक है। उसके बाद द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट, जैसे कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर और भी चीजें मिलेंगी, और भी चीजों का हमें आइडिया मिलेगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सोर्सेज से लिया गया है। ठीक है। फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो मेरे इंडियन जो स्टेट है, जो भी इंडिया है, उसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, वो हमें समझ में आएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इस प्रीएम्बल को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें समझ में आएगा, और इस किस डेट पे ये प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था वो हमें इसके अंदर समझ में आएगा। ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें दिया गया है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो भी मेरे फ्रेमर्स हैं, जिन्होंने इनका इंटेंशन बताया गया है कि जो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था, उन मेकर्स का, उनकी हिस्ट्री क्या थी, और प्रिंसिपल्स क्या थी, या वैल्यूज क्या है मेरे नेशन की। ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, मेरे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। फिर आता है मेरी हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आइडियल्स बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। तो जो आइडिया था प्रीएम्बल को क्रिएट करने का, वो प्रीएम्बल को क्रिएट करने का आइडिया सबसे पहले किसने रखा था? सबसे पहले रखा था मेरे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने कैसे रखा था? एक रेजोल्यूशन के तौर पे रखा था। और ये जो था, ये जो इनका आइडिया था, वो किसने अडॉप्ट किया? ये आइडिया इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। फिर है ऑल्दो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। तो ऑल्दो ये जो प्रीएम्बल है, ये कोर्ट में यहाँ पर इन्फोर्सेबल नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पर क्या था कि इस प्रीएम्बल हमें बताता है कि बेसिकली जो भी इसके मेकर्स थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका इंटेंशन क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका एक रेजोल्यूशन रखा, जो कि किसने अडॉप्ट किया? जो कि अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में। फिर आता है मेरी कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रीएम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स था, वो सबसे पहला सोर्स क्या था? वो मेरे थे इंडिया के लोग। तो जो प्रीएम्बल का सबसे पहला जो सोर्स था, वो मेरे थे इंडिया के जितने भी पीपल थे, जितने भी लोग थे, वो था। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल के अंदर इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे समझाया गया है। तो इंडिया क्या है? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आगे चल के हम लोग सब समझेंगे। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, मतलब प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव था कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, उसको सिक्योर करके रखना, लिबर्टी रखना, इक्वालिटी रखना सारे सिटीजन में, मतलब जितने भी सिटीजन है उनमें किसी चीज का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी चीज का डिवीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनटचेबल्स उस समय पे बहुत ज्यादा लोगों को ट्रीट करते थे बहुत गलत तरीके से, तो वहां पर इक्वालिटी मेंटेन करना मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल में एक्सप्लेन किया गया है, वो उसका ऑब्जेक्टिव था। जस्टिस को सिक्योर करना, फ्रैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो मेरा नेशन है वहां पर यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भी मेरे प्रीएम्बल का क्या था? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव था। फिर द डेट इज मेंशन इन प्रीएम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज November 26, 1949। और प्रीएम्बल जो था उसी के अंदर उसकी अडॉप्शन की भी डेट मेंशन की गई थी, जो कि क्या थी? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है। फिर आता है मेरा कि प्रीएम्बल के अंदर कीवर्ड्स क्या थे। तो हमने देख लिया कि प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल ऐसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया गया है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, और उन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है जो भी मेकर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यहाँ पर अपने को वी से बताया है। और हम कौन है? हम हैं इंडिया के ही लोग। सो इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हम जो हैं, हम इंडिया के ही लोग हैं। सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है एक ऐसी अथॉरिटी स्टेट की जो कि क्या है? जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो भी मेरे मेकर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बता रहे हैं कि हम इंडिया के लोग हैं, तो वो किसी अदर स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिया है वो मेरा सॉवरेन है। ठीक।
तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। फिर नेक्स्ट कीवर्ड वही आ गया सॉवरेन। सो द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ अदर एक्सटर्नल पावर इन द कंट्री। द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉ विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि जो मेरी इंडिया है वो क्या है, जैसे कि उन लोगों ने बताया कि हम इंडिया के लोग हैं, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो इंडिया है वो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इंडिया किसी डोमिनियन या फिर किसी और कंट्री के नीचे नहीं है, किसी के बोल सकते हो किसी के गुलाम नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर के गुलाम नहीं है। जो इंडिया के अंदर जो भी लॉस होते हैं वो लॉस कौन बनाता है, वो लेजिस्लेचर बनाता है। तो जो इंडिया का जो अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन का ये मतलब है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, उसकी स्पेलिंग याद रखना कि VERE। तो ये पेपर में हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है स्पेलिंग में, लेकिन इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, सॉवरेन। फिर आता है मेरा नेक्स्ट कीवर्ड जो कि है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds fate in a mixed economy where both public and private sector coexist side by side. It was added in preamble, but ठीक है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स है उनका अचीवमेंट करना। और इसमें क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर होंगे और जो भी पब्लिक सेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो को एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सोशलिस्ट के साथ। और ये जो सोशलिस्ट का कीवर्ड था ये कब ऐड हुआ, ये प्रीएम्बल में ऐड हुआ 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 1976 में, जब मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सेक्युलर। अब सेक्युलर तो सबको पता ही होगा। सेक्युलर का मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन है मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट, उनको सबको सही से उनका आदर करना चाहिए और सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब हर एक रिलीजन बराबर है। तो ये एक इक्वालिटी हो गई ना। सो द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट and it was incorporated in the preamble by 42nd constitutional amendment 1976। तो वही चीज है कि सेक्युलर का मतलब क्या है कि सारे जो रिलीजन है मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जितने भी रिलीजन होंगे इंडिया में प्रेजेंट उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका जो भी रिलीजन होगा, और उनको सपोर्ट मिलेगा स्टेट की तरफ से। और ये जो सेक्युलर कीवर्ड था ये भी मेरा कब ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जो हुआ था। फिर आता है मेरा डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक द टर्म इम्प्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल एक्सप्रेस इन एन इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जहां पर सब लोग इसी के हिसाब से चल रहे हैं, जितने भी लॉज हैं या जितनी भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही बताया गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको बनाने वाले या फिर इसको अथॉरिटी देने वाले कौन है, वो भी मेरे इंडिया के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना दिया गया और लोगों पे थोप दिया गया कि इसको फॉलो करो, ऐसा नहीं है। ये लोगों के ही कंसेंट से ही बनाया गया है और इसको अथॉरिटी भी लोगों के कंसेंट से ही दी गई है। फिर आता है मेरा रिपब्लिक। सो द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी मेरा स्टेट का हेड होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा, उसको लोग इलेक्ट करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो रिपब्लिक को ऐसे समझ सकते हैं जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। और जो मेरा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट क्या हो गया, इलेक्टेड हेड हो गया उस स्टेट का। तो एक तरह से अगर हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से हम प्रेसिडेंट को भी एक तरह से इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है स्टेट का। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में तब हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पर रिपब्लिक है, एक तरह से हम लोग बंधे हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग रिपब्लिक हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड मेरे प्रीएम्बल के अंदर है कि हम इंडिया के ही पीपल हैं। हम लोग जो इंडिया है वो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने लॉज बना सकता है लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सोशलिस्ट है, जो भी हमारे जो दो सेक्टर्स होते हैं मेरी इंडिया के अंदर, जो भी दो सेक्टर्स होंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो आपस में रह सकते हैं, उसमें वहां पर किसी भी चीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये चीज मेरी प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। उसके बाद है सेक्युलर। तो सेक्युलर का भी मतलब है
कि जितने भी रिलीजन होंगे मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, उन सबको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, किसी भी चीज़ की बायसनेस नहीं होगी, उन सबको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मेरी प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लोगों ने ही उसको अथॉरिटी दी है। ठीक है, फिर है रिपब्लिक, तो रिपब्लिक मैंने बता दिया। तो इस तरह से मेरा प्रीएम्बल का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर और प्रीएम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने इसको एक वीडियो में कंबाइन किया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।